ओशो कोडिंग के चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम को लेकर। आपको याद होगा हमने पिछली बार एक पहला प्रोग्राम हमारा बनाया था जब हमने दो नंबर्स को ऐड किया था। दो नंबर को यूज़र से लिया था, एडिशन का फार्मूला अप्लाई किया था और उसका जो भी सम का एडिशन का जो रिज़ल्ट था वो हमने प्रिंट किया था। उसके बाद हमने इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को समझा, कैसे हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। हमने वी एस कोड को लेकर भी एक वीडियो शेयर किया था कि आप लोग जी सी सी कंपाइलर को लेके वी एस कोड बड़ा पॉपुलर एडिटर है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं कोड लिखने के लिए। तो वी एस कोड में भी हमने कोडिंग मतलब इंस्टॉलेशन कैसे करना है और उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है पहले प्रोग्राम के लिए, और दोनों केसेस में हमने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को कैसे रन करना है उतना प्रोसीजर को समझा था। तो दोस्तों यहाँ तक आते आते हम लोग इतना एलिजिबल हो गए हैं कि अब किसी भी प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को, जो भी इच्छा होगी आपकी कि टर्बो सी प्लस प्लस से आगे बढ़ना हो कुछ समय, या फिर हमको जी सी सी कंपाइलर या किसी भी आई डी के साथ आगे बढ़ना हो, तो वो हम कर पाएंगे। इसके अलावा भी हमारी एक इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन की प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप चाहेंगे तो आपको सबलाइम एडिटर के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं प्रोग्रामिंग जर्नी में, तो उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कोड ब्लॉक के साथ जाना हो, डेव सी प्लस प्लस के साथ जाना हो, तो लगभग सारे अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास होंगे। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको किस आईडी के साथ आपको अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को कंटिन्यू रखना है। पर हाँ, एक सजेशन मेरा ये होगा कि जो भी आप फाइनल करें फिर उसी में अपना कमांड डेवलप करें। क्लियर? नॉर्मली जितने भी ऑनलाइन कंपाइलर आपको मिलेंगे, जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आप जाएंगे, जब डिफरेंट कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो सभी जगह अब ऑलमोस्ट जी सी सी कंपाइलर का इंटीग्रेशन है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत हमको टर्बो सी प्लस प्लस, चूँकि हमारी जड़ें हैं, तो 2-3-4 प्रोग्राम बना लीजिए आप शुरुआत के, और जब हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से हम लोग हमारे जो भी विंडो बेस्ड जो एनवायरनमेंट है, जो जी सी सी कंपाइलर के साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें, जिससे कि हमारा कॉम्पिटिटिव कोडिंग का जो एनवायरनमेंट है, और जब डी एस ए वगैरह आगे इम्प्लीमेंट करोगे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो ये सब आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। आपकी ट्यूनिंग रहेगी, पहले से आप ट्यून्ड रहेंगे कि उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से कोड लिखना है, और थोड़ा सा इफ़िशिएंट कोड लिखना है, और फास्ट हमारा जो राइटिंग पैटर्न डेवलप होना चाहिए। तो दोस्तों पहला प्रोग्राम जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का, उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था सिंपल एरिया ऑफ सर्कल को लेके, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम में हमने सारे इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करे थे। अब इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं एक बार उसी फ्लो चार्ट को बना रहा हूँ और उसका इक्विवेलेंट कोड लिखने की हम लोग प्रैक्टिस डेवलप करेंगे। तो दोस्तों फ्लो चार्ट में हमने क्या नोटिस किया था, आपको याद होगा, हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले एल्गोरिथम क्या बोलता है कि टेक इनपुट, तो हमने इनपुट ले लिया यहाँ पर रेडियस। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो ये आर हम लोगों ने डिफाइन करा था स्टार्टिंग में। रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट दोस्तों इनपुट लेने के बाद हमने क्या स्टेप लिखी थी, फार्मूला अप्लाई कर दिया था। पाई आर स्क्वायर, और जो भी रिजल्ट हमारा आया था हमने उसको प्रिंट कर दिया था। और इलिप्स का यूज करके उसको स्टॉप। तो ये हमारा बेसिक फ्लो चार्ट था। इसको लेके, इसी को देख के हमें अब प्रोग्राम लिखना है कंप्लीट। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कोड लिखते हैं। तो टॉप की लाइन हमने लिखी थी दोस्तों, याद होगा आपको, हैश
इंक्लूड stdio.h। और अगर हम टर्बो एनवायरनमेंट में लिख रहे हैं अभी, तो मैं सेकेंड लाइन एक और लिख दूंगा। जो लोग टर्बो नहीं लिख रहे हैं वो इसको स्किप कर दें चाहें तो। conio.h। और दोस्तों मैंने एक इंडेंटेशन को लेके कुछ बात बोली थी, आपको याद होगा कि पूरा कोड हमारा एक सीक्वेंस में आना चाहिए और फिर इसकी क्लोजिंग। मतलब अभी भी हम जब कॉपी पे भी ये प्रैक्टिस डेवलप करेंगे अगर कोड लिखने की, तो हमें ये आदत डालना होगी कि सबसे पहले तो हमने हैश के नीचे ठीक नीचे वॉइड और बिगिन, थोड़ा सा अंदर आके हमने एक लाइन लिख दी ताकि हमारे सारे स्टेटमेंट इसी ऑर्डर में स्टार्ट हो। हमें प्रॉपर इंडेंटेशन एडॉप्ट करना है कोडिंग में। क्लियर? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। सबसे पहले इनपुट के पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं सी में। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में अगर हमारा वेरिएबल आर या रेडियस जो भी आप ले रहे हो उसको हमने इंटीजर टाइप का ले लिया। अब ये जो पाई है दैट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए हम कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। क्लियर? तो जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई होकर 3.14 इंटू रेडियस, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये 100% किस में आएगा? फ्लोट में। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में जो पहला चेंज आया वो ये आया कि एक तो सारे वेरिएबल्स का टाइप जरूरी नहीं कि इंटीजर हो। हमारी प्रोग्रामिंग की नीड पे डिपेंड करेगा कि आपको डेटा का टाइप कैसा लेना है। अगर आपको नीड इंटीजर बेस्ड है, सब जगह हमने इंटीजर लिया था एडिशन के प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आपने ध्यान दिया होगा कि रेडियस अगर मैं इंटीजर ले भी रहा हूँ सपोज इन केस, लेकिन जब वो एक कांस्टेंट फ्लोट से मल्टीप्लाई होगा तो फिर उसका फाइनल रिजल्ट किस में आएगा? फ्लोट में। हमने पढ़ा फ्लोट मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, याद करो हमारे प्रीवियस सेशन में हमने बात की है जब हमने इंटीजर अरिथमेटिक को लेकर डिस्कस किया था। तो जब फ्लोट मल्टीप्लाई बाय इंटीजर वाला कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो आपका इनऑल रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोट में। तो रिसीविंग जो वेरिएबल होगा एरिया, इसे हम लोग फ्लोट टाइप का ले लें यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये हमने फ्लोट ले लिया और फिर क्लियर स्क्रीन। अब सबसे पहली स्टेप होगी हमारी कि फ्लो चार्ट में हम लोग एक स्टेप इनपुट लें और उसका इक्विवेलेंट कोड लिख लें। तो हमें रेडियस की नीड है पहले दोस्तों, तो क्या लिखते हैं हम लोग? प्रिंटफ एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया दोस्तों, याद होगा ये। जो लोग लैपटॉप लेके बैठे हो इस समय क्लास में साथ में हो, तो आप चाहो तो बीच बीच में टाइप भी कर सकते हो कोड पैरेलल में। क्लियर है? ये इसको पॉज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं अपन। सर्कल लेना है तो स्कैनएफ ले लिया हमने यहाँ पर। तो दोस्तों आपको याद होगा दो फंक्शन काम करते हैं, प्रिंटएफ और स्कैनएफ। परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर और एड्रेस ऑफ रेडियस। ये यहाँ मैंने आर लिया लेकिन प्रोग्राम में हमने एक्चुअल रेडियस नाम ले लिया क्योंकि वो हमारे जो कैरेक्टर लेंथ है 8 कैरेक्टर 30 कैरेक्टर की लेंथ में भी है वो। क्लियर? तो ये पहली इंपॉर्टेंट स्टेप थी। इससे हमने क्या लिया? दिस इज व्हाट अवर इनपुट। इनपुट सेट हो गया। अब फ्लो चार्ट में एक स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप जो फ्लो चार्ट बोलेगा वही हम कोड में लिखेंगे। तो कोड में हमने क्या लिख दिया? फार्मूला लगा दिया। आप एरिया असाइंस क्या असाइन करा अपने एरिया में? पाई। अब कीबोर्ड से पाई तो लगा नहीं पाएंगे दोस्तों अपन,
तो हम लोग या तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू रख लें 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस और मल्टीप्लाई बाय रेडियस। दोस्तों सी में पावर के लिए सी ओ सी प्लस प्लस में ऑपरेटर नहीं है, क्लियर। फंक्शन अवेलेबल है POW, क्लियर। लेकिन जब आपको पावर के क्यूब कुछ कैलकुलेट करना हो उतनी बार हमें इस वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा। क्लियर है केस। इस लाइन से क्या होगा, फ्लोट मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, फ्लोट, फिर फ्लोट मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, अगेन फ्लोट। तो इन ऑल ये रिजल्ट राइट हैंड साइड में किस टाइप का हो गया, फ्लोट टाइप का। जैसे ये फ्लोट हुआ ये एरिया में फ्लोट वैल्यू असाइन कर देगा, तो इसीलिए हमने रिसीविंग वेरिएबल को किस टाइप का लिया यहाँ पर, फ्लोट टाइप का। जब हम जिनका भी प्रोग्रामिंग का पहला एक्सपीरियंस होगा, अभी शुरू में ही गलतियाँ होंगी, ना तो गलतियों से डरना है हमें। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है जो पहले भी कर चुका हूँ मैं, एक भी प्रोग्राम हम लोग देख के नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने शुरू में कॉपी देख के कोड लिखने की प्रैक्टिस अगर डेवलप करी तो ये मान लीजिए कि हमने पहले दिन ही बैसाखी थाम ली। हमें कॉन्फिडेंस के साथ कोडिंग करना है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने लाइव लैब में भी लोगों को कोड लिखते हुए देखा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट क्लासरूम में हमने मतलब ट्रेंड किया है इंजीनियर्स को, तो हमें पता है कि ये तकलीफ़ किस तरह से आती है। हम शुरू में हमें लगता है कि कोई बड़ा काम नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं क्या जा रहा है, पर अभी से आप आदत डालो, गलतियां होने दो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन लगेंगे एक्स्ट्रा बस। उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस फील होगा तो आप देखोगे एकदम, मतलब आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि हम लोग उतने कॉन्फिडेंस के साथ कोड लिख रहे होंगे, क्लियर। तो यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग मन से अपने सब कुछ लिखें, होंदे गलतियाँ, डबल कोट्स टर्मिनेशन की एरर आ सकती है, सेमीकॉलन की एरर आ सकती है। सेमीकॉलन मैंने ये टॉप 3 लाइंस में कहीं नहीं लिखा, आपको याद होगा, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब जो भी रिजल्ट आ रहा है एरिया, उससे अब प्रिंट कर दें हम, और प्रिंट करने में कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल इज, तो ये आ जाएगा %f। यहाँ दोस्तों गलती होती है जब हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की, तो %f %d में कई बार गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट होती है इंटीजर से हम ज़्यादा कंफर्टेबली काम करते हैं, ज़्यादा बार यूज़ करते हैं इंटीजर को हम लोग। तो यहाँ पर प्रिंटिंग टाइम पर ये वैल्यू फ्लोट होगी, ये समझना है। और फिर एरिया की वैल्यू आ गई, मतलब ये जो एरिया की वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट करी है, इसका टाइप, इसका फॉर्मेट 100% क्या लेना है आपको, फ्लोट टाइप का, क्लियर। अब इसके बाद गेट ch और क्लोजिंग। तो दोस्तों फ्लो चार्ट अगर हमने बना लिया है, उसको ड्राई रन कर लिया है, तो उसको देख के ये प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ हमको प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस डेवलप करना है, क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न हो, कहीं को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको ठीक लग रहा हो कॉन्सेप्ट, तो आपको कमेंट करना चाहिए। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। तो ये जो जर्नी आपकी कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, ये एक अमेजिंग जर्नी प्रूव होगी, ये मैं आपको कमिट कर सकता हूँ। रीज़न ये कि जिस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीखने, ये 100% प्रोग्रामिंग सिखाता है, क्लियर। तो प्रोग्रामिंग कैसे सीखेंगे, बस आपको ये है कि कोई चीज़ स्किप नहीं करना है। जितने हमारे प्रीवियस लेक्चर है, मेरा रिक्वेस्ट है जो यूज़र नए हों, आज फर्स्ट टाइम आए हो, सेकंड टाइम आए हो, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले दिन से इस सीरीज के सारे लेक्चर को सुनते हुए यहाँ तक आए, तभी हम लोग प्रोग्रामिंग को जी पाएंगे। मतलब मैंने कहीं भी जल्दी नहीं करी है डिस्कशन करने में। आज मतलब 13 या 14 डे होगा मुझे लगता है लेक्चर का, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अभी तक इफ एल्स शुरू नहीं कर पाए, कंडीशन पर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि हम एक एक टॉपिक को डेप्थ में समझना और करना चाहते हैं,
क्लियर। तो आपको सिर्फ बने रहना है, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो C++ की है ये लैंग्वेज लेवल पे हो जाए। और जो प्रॉब्लम इनिशियल लेवल की है, क्या होता है अगर आज हमारी सेमीकोलन की एरर आ रही है, डबल कोट्स की आ रही है, कल हम फंक्शंस बनाएंगे, अरेज, पॉइंटर्स पे काम करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स में एरर आ रही है सेमीकोलन की, डबल कोट्स की, डेटा टाइप की एरर आ रही है। ये गलतियां नहीं होना चाहिए। जिस गलती को जिस समय सुधारना है वहीं हम समय देंगे। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है बस। क्लियर। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम का जो लेवल है, जिस कॉन्सेप्ट का जो लेवल है, हम उसी लेवल पर उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आगे मूव करें। क्लियर। जिससे जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे तो मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आपको होगा कि हाँ यहाँ आए मतलब कि ये सब आता है। भले लेट बढ़ें, 2 दिन 4 दिन ज़्यादा लगेंगे सीखने में, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ें, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज को सीखना मतलब पूरी गंभीरता के साथ, कंप्लीट सिंसेरिटी के साथ। क्लियर। आप अगर ये एफर्ट्स करेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा हमें हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने से। क्लियर है दोस्तों। ये प्रोग्राम हम लोगों ने बना लिया। इस प्रोग्राम में जो नई बात सीखी वो क्या सीखी हमने कि एक ही प्रोग्राम में 2 तरह के डेटा टाइप हैंडल कर सकते हैं हम लोग। अगर इनपुट इंटीजर है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के बाद वो पूरा रिजल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में। तो रिसीविंग एंड पे जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या लेना जरूरी है, फ्लोट टाइप का। और जब मैं उस वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो मुझे %f के साथ इसको प्रिंट करना है। क्लियर है दोस्तों, समझ आ रहा है आपको। तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग एक और बनाएंगे। अभी कैरेक्टर को डील कैसे करते हैं। इंटीजर को हमने यूज़ कर लिया, फ्लोटिंग वैल्यू यूज़ कर ली, और एक दो बातें और छोटी छोटी मैं इसमें बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसी के साथ कवर कर ले हम लोग। दोस्तों ये जो 3.14 मैंने लिखा है, यहाँ पर आप चाहते तो ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता था, एरिया असाइंस 22/7 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस और मल्टीप्लाई बाय रेडियस। लेकिन दोस्तों अगर ये आपने लिख दिया तो आप ये देखोगे 22 भी इंटीजर कांस्टेंट है, 7 भी इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, तो इट विल नॉट रिटर्न 3.14, इट विल ओनली रिटर्न 3। और फिर मल्टीप्लाई रिजल्ट आएगा तो फ्लोट में, पर वो एक्चुअल नहीं आया क्योंकि 3.14 के रिजल्ट से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। क्लियर। तो ये जरूर ध्यान रखना है जब हम एक्चुअल 22/7 के लिखते हैं तो फिर इन दोनों में से किसी एक को आपको कम से कम फ्लोट लेना पड़ेगा। मतलब मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये कि आप कम से कम क्या करो, इसको फिर लिखो 7.0 या फिर आप लिखो 22.0/7, तो फिर ये फ्लोट में आपको रिजल्ट देगा और प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो बेसिक डेटा टाइप के साथ जब हम काम करते हैं, खासकर डिवीजन ऑपरेटर का डुअल बिहेवियर है। ये बात हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में भी की थी कि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर करोगे यू विल गेट इंटीजर रिजल्ट, और दो में से एक भी कांस्टेंट को अगर आप फ्लोट ले लेते हो तो फिर आपका जो डिवीजन पार्ट है वो फ्लोट रिटर्न करेगा एंड फाइनली यू विल गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लैरिटी है। ये सेकेंड तरीका हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर किसी कांस्टेंट को भी लिख सकता था। अभी आप पी नाम का एक कांस्टेंट बना लीजिए, पी मल्टीप्लाई बाय रेडियस इनटू रेडियस। अब ये पी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो दोस्तों मेन के ऊपर जाके आप लिख सकते हो हैश डिफाइन पी और स्पेस देके हमने लिख दिया 3.14। ये लाइन दोस्तों आप मेन के ऊपर लिख दीजिए। ये तरीका है सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को डिफाइन करने का। तो इसी प्रोग्राम से एक नई बात समझ में आ गई, चूंकि पाई की वैल्यू मॉडिफाई नहीं होगी। अब पाई एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 3.14 22/7 जो लिखा था। अब ये चूंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको कैपिटल में लिखा है, पी कैपिटल आई कैपिटल। तो हम आदत डाल लेंगे कि वेरिएबल्स को तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्मॉल लेटर्स में लिखें,
लेकिन कांस्टेंट को हमेशा हम किस में डिफाइन करेंगे, कैपिटल लेटर के अंदर। ये आदत हमको डालना है। और कांस्टेंट को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, CONST कीवर्ड को लेके मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो अभी ये पहला वाला तरीका मैंने लिखा है, इसका फायदा क्या होगा, अगर PI इस प्रोग्राम में 5 जगह 10 जगह यूज हो रहा है और कल अगर मुझे कोई वैल्यू अपडेट करना हो कहीं पर भी किसी कांस्टेंट की, तो वो जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू आप एक फिक्स कर रहे हो यहाँ पर, उसका इम्पैक्ट 10 20 50 जगह अगर आ रहा हो तो मुझे मॉडिफाई सिर्फ एक ही जगह पे करना पड़ेगा। तो हैज़ डिफाइन का ये एडवांटेज है कि जहाँ जहाँ आपको उस वैल्यू की नीड है, आप एक बार उसको सेट कर दो हैज़ डिफाइन के साथ में, और जहाँ उसकी नीड है वहाँ उसको यूज़ करो। अब आप बोलोगे PI को एज ए वेरिएबल तो लिखा ही नहीं है, तो क्या कंपाइलर एरर देगा क्या यहाँ पर? तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ, आपको याद होगा हैश वाले जितने स्टेटमेंट होते हैं दे आर प्री कंपाइलेशन स्टेटमेंट। मतलब इस प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले ये हैश डिफाइन वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो PI जहाँ जहाँ लिखा है सब जगह ये इसको 3.14 से रिप्लेस कर देगा। तो मतलब जब प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो कंपाइलर को यहाँ पे 3.14 ही लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने पहले लिखा था। क्लियर? लेकिन फ़ायदा क्या हो गया, अगर ये वैल्यू 4 5 10 जगह हमने लिखी है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट करके हम लोग इस कांस्टेंट PI को हम सब जगह यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो इस प्रोग्राम के साथ में नई है, जो एसोसिएटेड है, जो कि हम डिज़र्व करते हैं कि हमें समझ में आना चाहिए शुरू में ही। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रही बात? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमेशा ओसोप कोडिंग के लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक यू।